हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस ग्रो द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए, इनमें से कुछ क्वेश्चंस और आगे जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ये वीडियो रीट मेंस लेवल 2 साइंस के लिए, आरपीसी सेकंड ग्रेड साइंस, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस में ये टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो देखो, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया था वो था यूरिया। NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला होता है। यूरिया वह सबसे पहला यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में सिंथेसिस किया गया था, पहला कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इससे पहले कार्बनिक यौगिकों के बारे में ऐसा माना जाता था कि कार्बनिक यौगिकों को सिंथेसिस करने के लिए, संश्लेषित करने के लिए किसी जीवित शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी किसी कोशिका के अंदर या किसी सजीव के शरीर के अंदर ही ये संश्लेषित हो सकते हैं, बन सकते हैं, बाहर इनका निर्माण असंभव है। लेकिन पहली बार अमोनियम साइनाइड से वॉलर नाम के वैज्ञानिक ने लैब में यूरिया बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी क्रस्ट में कार्बन की उपस्थिति कितनी है। कार्बन भूप्रपट्टी पर, अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ की जो 3 परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इसमें से जो सबसे बाहर वाली प्रपट्टी होती है, यहीं से हमें खनिज मिलते हैं। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कार्बन कितने प्रतिशत उपस्थित है परसेंटेज कार्बन का कितना है? 0.02। और ये मुख्यतः किस रूप में मिलता है? तो ये मुख्यतः मिलता है कार्बोनेट्स के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, पेट्रोलियम और कोयले के रूप में। भूप्रपट्टी पर कार्बन बहुत कम परसेंटेज है, देखो 0.02%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन की उपलब्धता CO2 के रूप में लगभग कितनी है? यानी कार्बन एटमॉस्फेयर में कितना प्रतिशत उपस्थित है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख गैस है जो वातावरण में पाई जाती है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है? वही कार्बन की परसेंटेज हो जाएगी 0.03%। 0.03% इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एयर। हमें पता है एयर का कंपोजिशन, वायु का संगठन किस तरह से होता है कि वायु में 78% तो नाइट्रोजन गैस होती है, ये एक अक्रिय गैस है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है 21% ऑक्सीजन की। इसके बाद जो बाकी बचा 1%, उसमें अक्रिय गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो अब देखो, यहाँ पर कार्बन जो है वो वायु में कितना है? 0.03% है। और भूप्रपट्टी अर्थ क्रस्ट में कितना है? 0.02% है। तो ये परसेंटेज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। एयर में, वायु में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और अर्थ क्रस्ट भूप्रपट्टी पर 0.02% कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम और कोयले के रूप में। इतनी कम परसेंटेज होते हुए भी कार्बन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्व हमारे लिए एलिमेंट है। इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत ज़्यादा यौगिक बनते हैं। यानी हमारे चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो कार्बन से दवाइयाँ, कपड़े, कागज़, ठीक है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें कार्बन से बनती है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ गुण है जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो इसीलिए कार्बन को सर्वतोमुखी तत्व कहा जाता है, यानी इसको वर्सेटाइल एलिमेंट कहा जाता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुरूपिया। ये विभिन्न रूपों में हमारे पास, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय रूपों में, ठीक है, चालक, कुचालक के रूप में, सभी रूपों में ये पाया जाता है। तो उसके पीछे कार्बन के कुछ गुण है। जैसे कार्बन का एक प्रमुख गुण है श्रृंखलन, कैटेनेशन का गुण। श्रृंखलन यानी श्रृंखला बनाने का। कार्बन अपने ही कार्बन परमाणुओं के साथ में लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। इसके बाद में केवल सिलिकॉन ऐसा है जिसमें 7 तक, यानी 7 सिलिकॉन ऐसे आपस में जुड़कर श्रृंखला बना सकते हैं। इससे ज़्यादा लंबी श्रृंखला सिलिकॉन में भी नहीं बनती, उसका फिर स्थायित्व नहीं है। लेकिन कार्बन में 50, 100, 150 तक कार्बन एक दूसरे के साथ में, कार्बन परमाणु इस तरह से श्रृंखला के रूप में, ब्रांच के रूप में, यहाँ पर शाखा के रूप में या रिंग के रूप में, अनेक रूपों में ये बना सकते हैं। और फिर दूसरा जो मुख्य गुण इसके लिए जिम्मेदार है वो है चतुर संयोजकता, यानी कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो 4 संयोजकता होने से कार्बन 4 अलग अलग एकल संयोजकता वाले परमाणुओं के साथ में 4 अलग अलग प्रकार के यौगिक बना सकता है। इसके साथ में तीसरा मुख्य कारण जो है ना, वो है कि कार्बन की छोटी साइज, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ दी कार्बन एटम। कार्बन के जो परमाणुओं की छोटी साइज होती है, तो छोटी साइज होने से भी कार्बन स्थायी होता है, क्योंकि कार्बन की छोटी साइज होने से कार्बन के जो प्रोटॉन और बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन ये सहसंयोजी बंध से जो बनाएगा, उनके बीच में एक आकर्षण बल रहता है और ये स्थायी यौगिक बना पाता है। जो कार्बन लंबी श्रृंखला वाले बनाता है वो स्थायी यौगिक इसी वजह से बन पाते हैं।
तो ये कुछ गुण है जिनकी वजह से कार्बन के इतने सारे यौगिक बनते हैं, जिसमें मुख्य है कैटेनेशन यानी श्रृंखलन का गुण, टेट्रावेलेंसी यानी 4 संयोजकता, और स्मॉल एटॉमिक साइज यानी छोटी परमाणुक साइज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन अलग शाखा के रूप में किए जाने का क्या कारण है? यानी कार्बनिक रसायन को अलग ब्रांच के रूप में, केमिस्ट्री की अलग शाखा के रूप में क्यों? तो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन अलग शाखा के रूप में किए जाने का प्रमुख कारण है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड, इतने सारे यौगिक, कार्बन के बहुत ज़्यादा यौगिक बनते हैं, इसलिए इन इतने यौगिकों का अध्ययन करने के लिए हमने इसको एक अलग शाखा, केमिस्ट्री के एक अलग ब्रांच के रूप में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में हम पढ़ते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन एक अलग शाखा के रूप में बनाने का या होने का कारण यही है कि इसके बहुत सारे यौगिक है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा है। ठीक है, 50 लाख से भी ज़्यादा इसके यौगिक बनते हैं इसलिए। अगला प्रश्न है कि सभी जैव यौगिकों यानी जैव पदार्थों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? जितने भी जैव यौगिक या जैव पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब में अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। जैसे हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, वसा में भी यही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन आ जाता है। तो ये जितने भी अमीनो एसिड बनते हैं, चाहे अमीनो अम्ल बनते हैं, डीएनए, आरएनए, इन सब में जितने भी जो जैव पदार्थ है, इन सब का मूल यौगिक क्या है, मूल तत्व क्या है? अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। जीवन के लिए सर्वाधिक जरूरी 6 तत्व कौन से हैं? देखो, जीवन के लिए सर्वाधिक जरूरी 6 तत्व कौन से हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, या पौधों का और जितने भी सजीव है उनका शरीर बना हुआ है? तो ये 6 तत्व है, आप याद रखो। 3 तो ये है CHO एक साथ इनको याद रखो, और 3 ये है NPS। ठीक है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और S फॉर सल्फर। तो ये 6 तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, जिनसे सभी सजीवों का शरीर लगभग बना हुआ है। तो ये जीवन के लिए आवश्यक जरूरी 6 तत्व हो गए। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर, यानी CHO NPS। अगला प्रश्न है कि मार्स गैस क्या है और इसका नाम मार्स गैस क्यों है? तो देखो, मार्स गैस होती है मीथेन, CH4। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, और ये मार्स यानी दलदली जगह से, मर्सी लैंड से प्राप्त होती है। मार्स नाम आया मर्सी वर्ड से, मर्सी यानी दलदली जगह। तो जो दलदली भूमि होती है वहाँ पर ये गैस बनती है। और बनने का कारण क्या है दलदली भूमि में? तो दलदली भूमि में जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे पौधों के जो बचे हुए रिमेनिंग से, या पौधों के जो टहनियाँ, शाखाएँ और ये सब, इनका विघटन जब होता है अवायवीय परिस्थितियों में, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के, तब मार्स गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है। तो मार्स गैस है दलदल से निकलने वाली मीथेन गैस। अगला प्रश्न है कि लकड़ी से प्राप्त मीथेनॉल को क्या कहा जाता है? लकड़ी से जो मीथेनॉल प्राप्त होता है, लकड़ी की किण्वन से जो मीथेनॉल प्राप्त होता है, मीथेनॉल, देखो लास्ट में जो प्रत्यय लग रहा है वो क्या लग रहा है? ओल प्रत्यय, और ओल प्रत्यय लगता है एल्कोहल का। मीथेन का एल्कोहल है तो मीथेनॉल, ईथेन का है तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से। और फॉर्मूला हो जाएगा कि कार्बन के साथ में जो 4 हाइड्रोजन थे, इसमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया इस समूह के द्वारा, एल्कोहल के समूह द्वारा, OH द्वारा, तो ये मीथेनॉल हो गया। इसी तरह से 2 कार्बन वाला C2H5OH ये इथेनॉल हो जाएगा। 3 कार्बन C3H7OH प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो मीथेनॉल जो लकड़ी से प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं वुड स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एथेन किस श्रृंखला का यौगिक है? एथेन किस श्रृंखला का यौगिक है? तो देखो, एथेन यानी एल्केन, तो एल्केन जो होते हैं वो एलिफेटिक श्रृंखला का यौगिक होता है। तो एथेन किस श्रृंखला का यौगिक है? खुली श्रृंखला का, सॉरी, खुली और बंद श्रृंखला, तो खुली श्रृंखला का यौगिक है। खुली श्रृंखला को एलिफेटिक श्रृंखला कहते हैं, ये खुली जो श्रृंखला होती है इसको। और जो साइक्लिक होती है, इस तरह से रिंग के रूप में होती है, जैसे बेंजीन है, फिनोल है, ठीक है, इनको हम कहते हैं एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक श्रृंखला का यौगिक है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब। अगला प्रश्न है कि बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है? तो बेंजीन एरोमेटिक यौगिक, अभी मैंने आपको बताया कि बेंजीन जो रिंग के रूप में होता है वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। जो बंद, इस तरह से बंद संरचना जो बनाते हैं वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। और एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो काली धुआं के साथ जलते हैं, जबकि एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं वो साफ ज्वाला के साथ जलते हैं। एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता, सबसे सिंपल जो एलिफेटिक यौगिक है उसी को माना जाता है, और ये सबसे सिंपल एलिफेटिक यौगिक है मीथेन, CH4। तो CH4 मीथेन को एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम पूछ ले यहाँ पर। तो साइंटिस्ट है वोलर। वोलर ने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया को अमोनियम साइनाइड से बनाया था, वोलर ने। अगला प्रश्न है कि
किसी कार्बनिक यौगिक के मुख्य गुण किस पर निर्भर करते हैं? अगर कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसके गुण किस चीज़ पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? तो देखो, किसी कार्बनिक यौगिक के जो गुण है वो निर्भर करते हैं उसके फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह पर, कि उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है। जैसे ये हाइड्रोकार्बन है तो इसमें कार्बन की चाहे कितनी भी लंबी चेन हो, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इस यौगिक के सारे गुण इस फंक्शनल ग्रुप के द्वारा निश्चित होंगे। यानी ये यौगिक किसका हो गया, ये इसका हो गया, फंक्शनल ग्रुप का यौगिक हो गया ये। अगर यहाँ एल्कोहल है तो एल्कोहल का हो गया, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके है। तो कार्बनिक यौगिक के मुख्य गुण किस पर निर्भर करते हैं? फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह पर। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसे होती है? तो ग्रेफाइट की संरचना हमने देखा, ग्रेफाइट की संरचना होती है हेक्सागोनल संरचना होती है। लेयरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, परतदार, ठीक है, षटकोणीय परतदार जालक के रूप में ये संरचना बनाता है। इस तरह से ये हेक्सागोनल और परतदार परतें बनती है। ये परतें एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती है, इसलिए ये फिसलने वाला होता है, फिसलन वाला होता है, और मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, इसको काटा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की संरचना होती है इसकी ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षटकोणीय जालक, हेक्सागोनल लेटिस जैसी तथा परतदार संरचना ग्रेफाइट की संरचना होती है। अगला प्रश्न है कि काला शीशा, ब्लैक लेड किसे कहा जाता है? काला शीशा किसे कहा जाता है? तो काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को काला शीशा कहता है। शीशा पेंसिल कहते हैं उस ग्रेफाइट से बनी हुई पेंसिल, तो काले रंग का होता है, इसलिए काला शीशा इसको कहा जाता है। हालांकि ये शीशा नहीं है, शीशा लेड होता है, Pb, जबकि ये ग्रेफाइट है, कार्बन का अपर रूप। तो काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम हीरा कैसे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है कृत्रिम हीरा? जो प्राकृतिक हीरा तो जो हमें मिलता है खानों से, लेकिन कृत्रिम हीरा जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? तो कृत्रिम हीरा बनाया जाता है ग्रेफाइट से। बहुत अधिक ताप और दाब का प्रयोग करके बनाया जाता है, और ग्रेफाइट को 3000 केल्विन ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर हमें कृत्रिम हीरा बनता है। कृत्रिम हीरा और प्राकृतिक हीरा में केवल आकार का फर्क होता है। साइज में ये जो कृत्रिम हीरा बनाए जाते हैं, ये कृत्रिम हीरा साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, बाकी तो एकदम नेचुरल, यानी जो नेचुरल डायमंड होता है, प्राकृतिक हीरा होता है, वैसे ही होते हैं, केवल साइज, आकार छोटा होता है, ये इनमें फ़र्क होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट की दो परतों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? ग्रेफाइट की जो दो परतें बनती है, जैसे ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है, हमें पता है, ये एक परत है और ये दूसरी परत है, तो इन दोनों परतों के बीच में, ये दूसरी परत इस तरह से, तो इन दोनों परतों के बीच में कौन सा बल काम करता है? तो यहाँ पर बल है वांडरवाल बल, छीड़ वांडरवाल बल, वांडरवाल फोर्स पाए जाते हैं। वांडरवाल एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम में कुछ ठोस स्नेहकों के नाम बताए। लुब्रिकेंट्स, सॉलिड लुब्रिकेंट्स जो घर्षण को कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे ग्रीस, ऑयल, ये जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, मशीन के घूमने वाले जो भाग होते हैं, बियरिंग, बॉल बियरिंग का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। तो वहाँ पर ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ठोस रूप में है और जिनको हम एज ए लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के रूप में हमें काम में लेंगे? देखो, सबसे बेस्ट सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट के उपयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसी का ये प्रश्न है उसी पर। तो ग्रेफाइट को हम ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और भी है, कौन कौन से, देखो देखते हैं कि ग्रेफाइट है, टंगस्टन डाइसल्फाइड है, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड है। तो टंगस्टन डाइसल्फाइड और मोलिब्डेनम के डाइसल्फाइड और ग्रेफाइट को हम ठोस स्नेहक के रूप में, सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? जो पेंसिल का जो लेड होता है जिससे हम लिखते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? तो हालांकि उसका नाम शीशा पेंसिल है, लेकिन वो शीशा नहीं है, वो है ग्रेफाइट। तो पेंसिल का सिक्का किसका बनता है? ग्रेफाइट का सही उत्तर है यहाँ पर। में कोयले का कौन सा किस्म सर्वाधिक उपलब्ध है? कोई प्रश्न थोड़ा पूरा नहीं लिखा गया, यहाँ भारत है। भारत में कोयले का कौन सा किस्म सर्वाधिक उपलब्ध है? तो कोयला कार्बन है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो कोयले की 4 किस्में या 4 क्वालिटी होती है। एंथ्रेसाइट जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, एंथ्रेसाइट है। बिटुमीन कोयला होता है, बिटुमीन है एंथ्रेसाइट, बिटुमीन, पीट और लिग्नाइट, ये 4 किस्म के कोयले होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला मिलता है वो इनमें से किस किस्म का होता है? ये प्रश्न है। बिटुमिन्स, भारत में सर्वाधिक जो कोयला मिलता है वो है बिटुमिन्स। लगभग 80% कोयला जो भारत में मिलता है वो बिटुमिन्स कोयला है। अगला प्रश्न है कि हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? हीरा का मेजरमेंट जो है वो मापतोल कैरेट में किया जाता है, जैसे सोने का 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, इस तरह से। तो हीरे का 1 कैरेट कितने के बराबर होता है, यानी ग्राम या मिलीग्राम में किसके बराबर होता है? तो ये लगभग 205.3 मिलीग्राम होता है। यानी 1 कैरेट हीरा कितना होता है? 205.3 मिलीग्राम, 205.3 मिलीग्राम है। तो राउंड ऑफ में हम इसको 200 मिलीग्राम या 205 मिलीग्राम मान सकते हैं। 205 मिलीग्राम बराबर 1 कैरेट हीरा होता है।
अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में कुल कोयले का कितना भाग बचता है, यानी कोयले का वितरण से संबंधित ये प्रश्न है। तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में से अगर हम देखें तो अधिक कोयला, यानी लगभग ज़्यादातर 90% के आसपास जो कोयला है वो उत्तरी गोलार्ध में वितरित है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में कोयला बहुत कम पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 90% कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरे के अधिक कठोर होने का क्या कारण है। हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो ग्रेफाइट तो सॉफ्ट है, मुलायम है, और हीरा कठोर है। तो कठोर होने के पीछे का कारण क्या है, तो कठोर होने के पीछे का कारण है हीरे की संरचना। हीरे की जो चतुष्फल की संरचना होती है, ये चतुष्फल की संरचना की वजह से 3 डायमेंशनल जो त्रिविमीय चतुष्फल की संरचना होती है, जिसमें हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, एक कार्बन पीछे की साइड में रहेगा। तो इस वजह से, इसकी संरचना की वजह से ये इतना अधिक कठोर पदार्थ है। तो हीरे की चतुष्फल की संरचना, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणु से चतुष्फल के ढंग से प्रबल एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, तो इस वजह से इतना कठोर है, चतुष्फल की संरचना की वजह से। अगला प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप क्या है। तो कार्बन के जो अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनमें सबसे कठोर है हीरा। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना है, चलो ये बताओ। नाम है सीसा पेंसिल, तो इसमें सीसा कितना है। नाम सीसा पेंसिल है लेकिन सीसा है ही नहीं, सीसा 0% पाया जाता है, ये इसमें होता है ग्रेफाइट। तो अच्छा क्वेश्चन है कि सीसा पेंसिल में शीशे का कितना प्रतिशत है, 0%। जल की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। देखो ये एमसीक्यू प्रश्न है कि जल की कठोरता के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है। स्थायी कठोरता, सॉरी, देखो जल की 2 तरह की कठोरता होती है, स्थायी और अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी और स्थायी में से यहाँ पर प्रश्न स्थायी कठोरता का पूछा गया है, तो स्थायी कठोरता के लिए कौन अधिक उत्तरदायी है या कौन उत्तरदायी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, सिल्वर और पोटेशियम के क्लोराइड। तो देखो पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जल की कठोरता के लिए जो जिनके लवण जिम्मेदार है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जिम्मेदार है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से जल की अस्थायी कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता, जिसको उबालकर दूर किया जा सकता है। लेकिन स्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती, और स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। क्लोराइड और सल्फेट आयन की वजह से जल की अस्थायी कठोरता होती है। और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम का यौगिक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसके साथ में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी कर सकते हैं, CaOH2। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना कैसी है। अष्टभुजीय, षटकोणीय, पंचभुजीय, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना होती है, हमें पता है, षटकोणीय संरचना होती है, हेक्सागोनल। ठीक है, इस तरह से। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, षटकोणीय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है। इसमें से कार्बन के अपर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये सभी कार्बन की क्रिस्टलीय अपर रूप है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं। निर्जलित बर्फ को, जिसमें से जल निकाल दिया, या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को। तो सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। हीरे के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ये हमें इसमें से पता करना है। कथन क्या क्या देखो। पहला है कि प्रकाश की परावर्तित योग्यता के कारण इसका प्रयोग कांच और रत्न काटने वाली मशीनों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। कांच काटने के लिए जो काम में लेते हैं कटर, उस कटर में हीरा लगा रहता है आगे, तो कांच और रत्न काटने वाली मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये अगला स्टेटमेंट है हीरे के बारे में। इसे शैलों के वेदन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी जो चट्टाने होते हैं उनको तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो मार्बल को काटने के लिए, संगमरमर को काटने के लिए, मार्बल को काटने के लिए जो कटर मशीन्स होती है उनमें भी डायमंड होता है। कांच को, रत्न को काटने के लिए भी डायमंड का प्रयोग किया जाता है। और डायमंड, हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है। इनमें से कौन सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। तो ये प्रश्न मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया कि कार्बन सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। क्यों करता है, उसके पीछे कार्बन के कुछ गुण हैं, जैसे संकलन, कैटेनेशन की प्रवृत्ति, टेट्रावेलेंसी, 4 संयोजकता और छोटी साइज। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, तो ये प्रश्न भी हमने पढ़ लिया अभी हीरे में कि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा तत्व ताप और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ये प्रश्न बताओ। कौन सा तत्व है जो ताप और विद्युत दोनों का सुचालक है। इनमें से हीरा है कि ग्रेफाइट है कि फुलरीन है कि ग्रेफीन है। तो देखो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो ताप और विद्युत दोनों का सुचालक है। हीरा विद्युत का कुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के संदर्भ में सही कथन कौन सा है।
ग्रेफाइट के प्रयोग के बारे में ये प्रश्न है कि ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। जो शुष्क सेल घड़ी में और ये होते हैं पेंसिल सेल, इनमें इलेक्ट्रोड बनाने के लिए काम में लिया जाता है ग्रेफाइट को। पेंसिल के लेड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सही कथन है यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। ये ग्रेफाइट के उपयोग है। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड जो बनाया जाता है वो ग्रेफाइट का बनता है। पेंसिल, जिसको सीसा पेंसिल कहते हैं, उसमें लेड के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में जो परमाणु भट्टियाँ होती हैं उनमें मंदक के रूप में, जब परमाणु भट्टियों में जो नाभि के विखंडन और नाभि के संलीन की जो विक्रिया होती है, नाभि के विखंडन के विक्रिया में जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम धातुओं के विखंडन से, उन न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में, उस अभिक्रिया को मंद करने के लिए मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ें काम में ली जाती है। कौन एक अच्छा स्नेहक लुब्रिकेंट है? हीरे का चूर्ण, गलित कार्बन, ग्रेफाइट का चूर्ण, कार्बन और आयरन की मिश्र धातु। तो ग्रेफाइट का चूर्ण यहाँ पर सही उत्तर है। ग्रेफाइट का चूर्ण एक सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में, ठोस स्नेह के रूप में काम में लिया जाता है। कार्बन और आयरन की मिश्र धातु क्या होती है? कार्बन और आयरन की मिश्र धातु स्टील होती है। स्टील कार्बन और आयरन की मिश्र धातु है। जंग नहीं लगता। जंग रोधी बनाने के लिए लोहे को स्टील के रूप में बनाया जाता है। इसमें 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है। कार्बन हालांकि अधातु है, 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। ये कार्बन इसको कठोर बनाता है, नहीं तो ये लचीली होगी। तो कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। बाकी स्टील में जो धातुएं होती है वो, इसकी मुख्य धातु तो आयरन है ही, और आयरन को पिघला के इसमें ये द्वितीयक धातुएं जो मिलाई जाती है वो है निकिल और क्रोमियम। तो निकिल, क्रोमियम और आयरन, इन तीनों धातुओं की मिश्र धातु है स्टील, और एक अधातु है इसमें, कौन? कार्बन। कितना? 0.05%। किस लिए? कठोरता प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है कि हीरा प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है? कम तापमान उच्च दाब पर, निम्न तापमान निम्न दाब पर, अत्यधिक उच्च दाब उच्च तापमान द्वारा, या उच्च तापमान और निम्न दाब द्वारा। तो सही उत्तर है अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान द्वारा। ग्रेफाइट को 3000 केल्विन पर गर्म करके उच्च दाब पर और उच्च ताप के द्वारा हीरा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है बंकमिस्टर फुल्लरीन है। बंकमिस्टर फुल्लरीन क्या है? कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छा होता है। फ्लोरीन का एक बहुलक है, या कार्बन का एक समस्थानिक है जो कार्बन 14 से भारी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बंकमिस्टर फुल्लरीन कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय अपरूप है, और इसका नाम फुल्लरीन इसलिए पड़ा क्योंकि जो आर्किटेक्चर थे बंकमिस्टर फुलर, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया जो गुंबद है जियोडेसिक, उस गुंबद की संरचना से मिलता जुलता है इसकी संरचना। इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। सबसे स्थायी रूप है 60, 70, 80 हो सकते हैं। 60 सबसे स्थायी है, इसलिए C60 फुल्लरीन है। तो इसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छा होता है। तो ये सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। फ्लोरीन का बहुलक नहीं है। कार्बन का समस्थानिक जो कार्बन 14 से भारी है, ये भी नहीं है। समस्थानिक कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, वैसे 3 भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्बन 12 और कार्बन 14 के बारे में हम पढ़ते हैं। कार्बन 13 भी होता है, लेकिन कार्बन 12 और कार्बन 14 2 कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन जो एयर में मिलता है नेचुरली, वो ज़्यादातर कार्बन 12 होता है। कार्बन 14 इसका एक समस्थानिक है जिसका उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है, यानी जो पुराने फॉसिल्स है उनका एज पता करने के लिए, उनकी उम्र पता करने के लिए। अर्ध आयु 5570 वर्ष होती है इसकी, 5570 वर्ष अर्ध आयु होती है कार्बन 14 की, यानी 5570 वर्ष के बाद में किसी जीवाश्म में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाएगी। तो कोई जीवाश्म कितना पुराना है इसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड काम में ले जाता है, जिसमें कार्बन 14 समस्थानिक की प्रतिशतता ज्ञात की जाती है कि कितना प्रतिशत कार्बन 14 अभी इसमें शेष है, उस हिसाब से उसकी आयु की गणना की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है, इनमें से कौन कृत्रिम हीरा कहलाता है? हालांकि वो कृत्रिम हीरा नहीं है, लेकिन कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन कार्बाइड, या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, या सिलिकॉन हाइड्राइड। तो इसका सही उत्तर है SiC सिलिकॉन कार्बाइड। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, बी इज द राइट आंसर, जो कृत्रिम हीरा कहलाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और नाइट्रिक। तो सही उत्तर यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन भी होता है, लेकिन मुख्य गैस जो प्रदूषित गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्रश्न है देखो अगला, कि कार्बन के तीसरे अपरूप फुल्लरीन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के समूह में कौन सम्मिलित नहीं था? इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था? HW क्रोटो, RF कर्ल, RE स्मोले और फेमेन। देखो, मेन इनमें था स्मोले और इसके सहयोगी के नाम से जाना जाता है। तो फेमेन इसका सही उत्तर हो जाएगा कि फेमेन नहीं था। ठीक है, बाकी ये तीनों वैज्ञानिक शामिल थे, HW क्रोटो,
RF कर्ल और स्माले, तो क्रोटो कर्ल स्माले, क्रोटो कर्ल स्माले, ये तीनों वैज्ञानिक थे क्रोटो कर्ल स्माले जिन्होंने फुलरिन बनाया था, फुलरिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुण है। कार्बन के जो यौगिक है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक जो एल्केन, एल्किन, एल्काइन है या इनके बाकी जो यौगिक है, इनके सामान्य गुण क्या क्या है। सामान्य गुणों की बात हो रही है यहाँ पर। तो सामान्य गुण है कि इनकी विशिष्ट रंग और गंध होती है, ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, या इनके निम्न क्वथनांक और गलनांक होते हैं, या उपरोक्त सभी, या सारे ही, तीनों ही इनके सामान्य गुण है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्बन के सामान्य गुण है कि इनकी विशिष्ट रंग और गंध होती है, ये जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे डीजल, पेट्रोल, इनमें ये विलय होते हैं। इनका निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है। निम्न गलनांक और क्वथनांक इसलिए होता है क्योंकि इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। दो अणुओं के बीच का आकर्षण, जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, वो बहुत कम होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एरोमेटिक यौगिक कौन सा है। इनमें से एरोमेटिक कौन सा है। एरोमेटिक और एलिफेटिक दो तरह के यौगिक होते हैं। एरोमेटिक यौगिक जो रिंग के रूप में इस तरह से होते हैं वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक कौन सा है। एरोमेटिक यौगिक जो एयर में काली धुआं के साथ में जलते हैं, जिनकी एक स्पेशल ऑड्योर होती है, स्मेल होती है। तो फिनॉल, बेंजीन और एनिलीन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही फिनॉल, बेंजीन, C6H6 ये फिनॉल है, इसमें बेंजीन है, और इसमें OH आ गया तो ये फिनॉल हो जाएगा। एनिलीन भी NH2 के साथ में। तो ये सारे ही एरोमेटिक यौगिक है, एलिफेटिक कोई भी नहीं है इनमें। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन के अणु भार के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही क्रम है। यानी अणु भार के बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। अणु भार के बढ़ते क्रम में सबसे कम किसका, उसके बाद किसका, और सबसे अधिक किसका, उसको सबसे लास्ट में रखना है। तो अणु भार ये कार्बनिक यौगिकों की समजातीय श्रेणी होती है। समजातीय श्रेणी का मतलब होता है एक ही तरह के यौगिकों की श्रेणी, जिसमें एक से दूसरे सदस्य की तरफ जब हम जाते हैं तो एक CH2 यूनिट बढ़ जाती है, CH2 इकाई की वृद्धि हो जाती है, और 14 मास यानी जो परमाणु भार है वो 14 AMU 14 यूनिफाइड मास बढ़ जाता है। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के परमाणु, तो हाइड्रोजन का 2 और कार्बन का 12, 12 और 2 14, यानी परमाणु भार में वृद्धि 14 की होती है और एक CH2 की इकाई बढ़ जाती है समजातीय श्रेणी में। जैसे ये समजातीय श्रेणी का जो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है वो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मीथेन में एक कार्बन है, CH4 इसका सूत्र होता है। अब इसमें CH2 यूनिट एक और बढ़ जाएगी तो अगला सदस्य आ जाएगा, इसमें CH2 जोड़ो, CH2 जोड़ते ही कार्बन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 6, तो C2H6 अगला सदस्य हो गया एथेन। फिर इसमें CH2 जोड़ो तो C2H6 की जगह हो जाएगा C3H8, तो C3H8 अगला सदस्य हो गया प्रोपेन। फिर इसमें CH2 यूनिट जोड़ो तो C3 की जगह C4 हो जाएगा, और H2 और जोड़ना है तो H हो जाएगा 10, तो C4H10 हो जाएगा अगला सदस्य ब्यूटेन। ऐसे पेंटेन आ जाएगा C5H12। ये समजातीय श्रेणी होती है। तो अणुभार एक सदस्य से अगले सदस्य में जाने पर 14 अणुभार बढ़ जाता है और एक CH2 यूनिट बढ़ जाती है। इस तरह से ये समजातीय श्रेणी होती है कार्बनिक यौगिकों की। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों की समजातीय श्रेणी है मीथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एल्केन की श्रेणी दे रखी। अगर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन हो जाएगा, और वो पहला सदस्य तो बनेगा नहीं क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो एक वाला तो बनेगा नहीं, मेथीन नहीं बनेगा। एथेन का बन जाएगा, तो एथेन का हो जाएगा एथीन, प्रोपेन का प्रोपीन, ब्यूटेन का ब्यूटीन, इस तरह से। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 3 बंद आ गए, तो इनका नाम हो जाता है एल्काइन। एल्काइन यानी एथेन का एथाइन, प्रोपेन का प्रोपाइन, और ब्यूटेन की जगह ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह से हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नेनाइन, डेक। तो इस तरह से इनके सदस्य बनते हैं। तो ये अणुभार का बढ़ता हुआ क्रम हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है जिससे हम पहचान सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, और जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, फिर 2 कम करते जाओ, 2 कम करते जाओ, CnH2n+2 ये एल्केन, CnH2n+2 ये एल्केन है। अब ये 2 नहीं रहेगा अगले में, एल्कीन में CnH2n ये इतना ही रहेगा, और एल्काइन में और 2 कम कर दो तो CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि कार्बन के जितने हैं उसका जस्ट डबल करना है और उसमें +2 करना है। जैसे एक कार्बन है तो एक का डबल हाइड्रोजन 2n, ठीक है, तो 1 × 2 2, 2 + 2 4, तो CH4 पहला मेंबर हो गया। अब दूसरा मेंबर कैसे बनेगा, तो कार्बन से डबल करके +2 करना है। तो कार्बन अगर 2 है तो कार्बन के कितने 2 है, 2 का डबल 4, 4 + 2 6, तो C2H6 अगला बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर कार्बन से जस्ट डबल होंगे। जैसे अगर कार्बन 2 है C2, तो हाइड्रोजन H4, तो C2H4 क्या हो गया, एथीन हो गया। और यहाँ पर कार्बन के जस्ट डबल में से -2 करना है। जैसे कार्बन 2 है तो उसका डबल 4, 4 - 2, तो C2H2 क्या हो जाएगा,
एथाइन हो जाएगा, जिसको एसिटिलीन गैस भी कहते हैं, जो फलों को पकाने के काम में आती है, एसिटिलीन गैस C2H2। और वेल्डिंग में भी ये गैस काम में ली जाती है, C2H2। अगला प्रश्न है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन, एन यानी एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कार्बन के जितने नंबर है ना उससे जस्ट डबल करके +2 करना है। तो ब्यूट, एक कार्बन वाले को तो कहते हैं मीथ, ठीक है, एक कार्बन वाले को कहते हैं मेथेन, दो कार्बन वाले को कहते हैं एथ से एथेन, तीन कार्बन वाले को कहते हैं प्रोप से प्रोपेन, चार कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूट से ब्यूटेन, पांच कार्बन वाले को कहते हैं पेंट से पेंटाइन, छह कार्बन वाले को कहते हैं हेग्ज से हेक्सेन, हेक्साइन, है ना। इसी तरह से सात कार्बन वाले को कहते हैं हेप्ट, आठ वाले को ऑक्ट, नेन, डेकेन, इस तरह से हो जाएगा। तो चार कार्बन है तो ब्यूट, एन लगा हुआ है मतलब कि एल्केन है तो कार्बन से जस्ट डबल +2, तो कार्बन 4 है तो इसका डबल 8 और +2, 8 में +2 कर दिया तो 8 + 2 10 हो गया, तो C4H10 से ही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो C4H10 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द राइट आंसर, C4H10 इज द ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि पेंटेन और आइसोपेंटेन है, पेंटेन और आइसोपेंटेन क्या है? स्थिति समन्वय, क्रियात्मक समन्वय, श्रृंखला समन्वय या मध्यवयता? कौन सी समन्वयता का प्रकार है? आइसोमरिज्म जिसको कहते हैं समन्वयता। तो पेंटेन और आइसोपेंटेन श्रृंखला समन्वय है, श्रृंखला समन्वय यानी जिनमें श्रृंखलन के आधार पर अंतर होता है वो पेंटेन। तो देखो पेंटेन के श्रृंखला समन्वय, तीन श्रृंखला समन्वय बनते हैं। एक बनता है नॉर्मल पेंटेन जिसको एन पेंटेन कहते हैं, दूसरा बनता है आइसोपेंटेन, और तीसरा बनता है नियोपेंटेन। ये तीन होते हैं जो श्रृंखला समावेश के बनते हैं। एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये तीन बनते हैं, नियोपेंटेन, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन यानी जो नॉर्मल, जिसकी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, 1 2 3 4 और 5 कार्बन सीधे चेन में जुड़े रहते हैं, वो नॉर्मल पेंटेन। आइसोपेंटेन में जिसमें एक जगह ब्रांचिंग होती है, जैसे यहाँ पर ये एक कार्बन हट गया हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक कार्बन नहीं हो और एक कार्बन ब्रांचिंग पे आ जाए। अब एक नंबर पे तो ब्रांचिंग होगी नहीं क्योंकि वो तो स्ट्रेट चेन ही मानी जाएगी, तो अब ब्रांचिंग यहाँ हो सकती है। तो अगर यहाँ ब्रांचिंग होगी 2 नंबर पे तो इसका 2 नंबर आ जाएगा। एक जिधर से ब्रांचिंग को कम नंबर मिले उसको नंबर देना है, तो 1 2 3 और 4। अगर ये ब्रांचिंग 3 नंबर वाले पे होगी तो अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, 1 और 2, क्योंकि ब्रांचिंग को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो गया ब्रांचिंग वाला, तो ये ब्रांचिंग वाला आइसोपेंटेन कहलाता है, ठीक है। ब्रांचिंग वाला आइसोपेंटेन कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ब्रांचिंग है, इसमें ये 1 2 3 4 5, ये तो हो गया नॉर्मल पेंटेन। और इसमें अगर ब्रांचिंग वाला आ गया 1 2 3 और 4, तो स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच, किनारों पे ब्रांचिंग हो नहीं सकती थी, यहाँ ब्रांचिंग कर देते, चाहे इस कार्बन पे कर दो। तो ये हो गया आइसोपेंटेन अभी वाला। ये पहले वाला नॉर्मल पेंटेन, दूसरा वाला आइसोपेंटेन और तीसरा वाला नियोपेंटेन। नियोपेंटेन जिसमें एक बीच में कार्बन होगा और उसी से सारी ब्रांचिंग निकलेगी, इस तरह से चारों तरफ 4 कार्बन और जुड़ गए, 1 2 3 4 और एक बीच सेंटर वाला 5 कार्बन। तो ये हो गया नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन 3 श्रृंखला समावेश होते हैं, संरचनात्मक समावेश होते हैं इसके। अगला प्रश्न है कि किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन, एथाइल एल्कोहल या फॉर्मेल्डिहाइड? तो यहाँ पर है देखो, प्रोपेलिन ग्लाइकोल जो है ना, सबसे कॉमन जो है वो प्रोपेलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, प्रोपेलिन ग्लाइकोल का। और उसके बाद में हम मिथाइल एल्कोहल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। वैसे प्रोपेलिन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में जमने से रोकने के लिए वाहनों के ईंधन में प्रयोग करते हैं इसको। अगला है कि विकृतिकृत स्प्रिट, डीनेचुरेटेड स्प्रिट किस कार्य में प्रयुक्त की जाती है? स्प्रिट मतलब अल्कोहल। तो ये विकृतिकृत स्प्रिट किस काम में ली जाती है? देखो एथेनॉल जो होता है वो एक नशीला पदार्थ होता है, तो औद्योगिक उपयोग के लिए जो अल्कोहल काम में ले जाता है ना, उसमें कुछ इस तरह के जहरीले पदार्थ मिलाकर उसको पीने के अयोग्य बना देता है, और उसमें नीले रंग का रंजक ऐड करके उसको नीला रंग दे दिया जाता है। तो ये पीने के लिए ठीक नहीं है विकृतिकृत स्प्रिट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा कि औषधि के रूप में, वार्निश के रूप में, तेल बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में, पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। तो इसलिए ये विकृतिकृत स्प्रिट, डीनेचुरेटेड स्प्रिट हो गया कि पीने के लिए ठीक नहीं है, इसकी पहचान हो औद्योगिक उपयोग के लिए। किस विलायक का उपयोग नेल पेंट हटाने के लिए यानी नेल पेंट रिमूवर वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो नेल पेंट रिमूवर के रूप में ब्यूटेनॉन, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एसीटोन किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है यहाँ पर एसीटोन, ठीक है। एसीटोन, टोन ऑन आ रहा लास्ट में, यानी कीटोन है, ठीक है। और एसीटोन का सूत्र होता है, ये 3 कार्बन वाला कीटोन होता है, यानी 3 कार्बन वाले को हमको बोलेंगे प्रोपेन और प्रोपेन के लास्ट में कीटोन का ऑन जोड़ दो तो क्या हो गया? प्रोपेनॉन। यानी एसीटोन क्या है? प्रोपेनॉन,
नॉन, ONE जुड़ेगा लास्ट में, कीटोन का ONE, प्रोपेनॉन, 3 कार्बन वाला, और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा बीच वाले से, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। अब बाकी संयोजकता यहाँ पर कार्बन की, इसकी 3, इसकी 3, ये हाइड्रोजन से फुलफिल हो जाएगी। तो नेल पेंट रिमूवर क्या है? प्रोपेनॉन यानी एसीटोन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? निश्चेतना के लिए किया जाता है, बेहोशी के लिए, बेहोश करने के लिए किया जाता है। एथिल एसीटेट, मेथिल फॉर्मेट, मेथिल एथेनोएट या क्लोरोफॉर्म? तो सही उत्तर है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है। इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में बेहोशी के एजेंट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसे वैज्ञानिक व्होलर द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था? तो ये मैंने आपको बता दिया, यूरिया। ठीक है, और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ये एमाइड है, कार्बेमाइड, NH2CONH2। किस उर्वरक में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है? इनमें से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा, यानी जो उर्वरक विशेषकर नाइट्रोजन के लिए बनाया जाता है, तो यहाँ पर है पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या यूरिया? तो सही उत्तर है यूरिया। यूरिया उर्वरक को नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा इसमें होती है और ये इसलिए बनाया जाता है। कितनी होती है अगले प्रश्न में आ जाएगा। निम्न में से सही कथन चुनिए। यूरिया में लगभग 40% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। यूरिया सामान्यतः कार्बोमाइड के नाम से जाना जाता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये यूरिया के बारे में सारे स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, सही है। देखो, सबसे पहला कि यूरिया में लगभग 40% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला उर्वरक यूरिया है, और यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 40% होती है। और यूरिया कार्बोमाइड के नाम से जाना था, कार्बोमाइड के नाम से जाना था। NH2 को एमाइड कहते हैं, और यहाँ पर CONH2 है तो इसलिए कार्बोमाइड। ठीक है, और ये नाइट्रोजन एमाइड के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका सूत्र होता है NH2CONH2, ये इसका सूत्र है NH2CONH2। अगला प्रश्न, साबुन निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले उच्चवशीय अम्ल है। साबुन के निर्माण में जो उच्चवशीय अम्ल काम ले जाते हैं वो कौन से है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, ओलेइक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ट्रिमरिस्टिन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा पामिक अम्ल भी उपयोग में लिया जा सकता है। पाम ऑयल से पामिक ऑयल, ओलेइक अम्ल, स्टेरिक अम्ल और ट्रिमरिस्टिन, ये सभी उच्च वशीय अम्ल है जिनसे साबुन बनाने के लिए काम लेते हैं। इन उच्च वशीय अम्लों की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में की जाती है तो साबुन प्राप्त होता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल, साबुन और ग्लिसरॉल, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कठोर और मृदु साबुन के संबंध में असत्य कथन चुनिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हमें दिए हुए, तो इन चारों में से कौन सा असत्य है वो हमें पता करना है। एक एक करके पढ़ते देखो। वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित साबुन कठोर साबुन कहलाते हैं। वसा अम्ल, जैसे अभी हमने बात की, स्टेटिक अम्ल, पामिक अम्ल, ये जो वसीय अम्ल होते हैं इनके सोडियम लवण से, इनके सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन होते हैं। तो सोडियम लवण से निर्मित साबुन कठोर साबुन होता है, और पोटेशियम लवण से निर्मित साबुन को मृदु साबुन कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है, इनमें से कोई असत्य स्टेटमेंट नहीं है। अगले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि कठोर साबुन जल में कम विले और मृदु साबुन जल में अधिक विले। ये बात बिल्कुल ठीक है। कठोर साबुन जल में कम घुलता है, और मृदु साबुन जो होता है पोटेशियम लवण वाला, वो ज़्यादा घुलता है। नहाने का साबुन ज़्यादा घुलता है पोटेशियम लवण वाला। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल कठोर साबुन के लिए जबकि जंतु वसाएं मृदु साबुन के निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है। देखो, ये स्टेटमेंट डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये गलत है। वनस्पति तेल मृदु साबुन के निर्माण के लिए काम में लिए जाते हैं, और जंतु वसाएं यानी घी का उपयोग किया जाता है कठोर साबुन करने के लिए, और तेलों का उपयोग किया जाता है मृदु साबुन, नहाने के साबुन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, साबुन निर्माण की विधि क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है कि बहुलकीकरण कहलाती है कि सोपोनिफिकेशन कहलाती है कि हाइड्रोलाइसिस कहलाती है? तो देखो, सही यहाँ पर उत्तर है सोपोनिफिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं साबुनीकरण। साबुन बनाने की विधि साबुनीकरण कहलाती है। तो ये साबुनीकरण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, साबुनीकरण। ठीक है। संघनन से बादल बनते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें गैस अवस्था द्रवावस्था में बदल जाती है। बहुलकीकरण, एकल इकाइयों के आपस में संयोग करके बहुलक बनाने की विधि को बहुलकीकरण कहते हैं। जैसे पॉलीथीन जिस विधि से बनाया जाता है, बहुत सारी एथीन आपस में जुड़ गई तो पॉलीथीन, ये बहुलकीकरण है, PVC। और हाइड्रोलाइसिस यानी जल को हटाने की प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, रिमूविंग ऑफ वाटर। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? साबुन है, औषधि है, शोधन अभिकर्ता है कि उत्प्रेरक है? तो अपमार्जक डिटर्जेंट जो है वो शोधन अभिकर्ता है। हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, शुद्ध हिंदी है ये। डिटर्जेंट इज ए क्लीनिंग एजेंट। शोधन अभिकर्ता को बोलेंगे क्लींजिंग एजेंट या क्लीनिंग एजेंट।
तो क्लीनिंग एजेंट है, सफाई के काम में आते हैं, तो शोधन अभिकर्ता सही उत्तर हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न, अपमार्जकों के संबंध में सही कथन को चुनिए। ये जो अपमार्जक डिटर्जेंट है इनके बारे में आपको इनमें से सही कथन चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो 4 कथन दिए हुए, 3 कथन दिए हुए, चौथा उपरोक्त सभी है, क्या सारे सही है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं तो जो सही है वो हमें बात करेंगे। तो देखते हैं अपमार्जकों के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए। पहला है कि अपमार्जक हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, बिल्कुल सही है। अपमार्जक क्या होते हैं? साबुन और अपमार्जक में यही फर्क होता है कि साबुन तो हाइड्रोकार्बन के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक उन हाइड्रोकार्बन्स के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम, सल्फोनिक अम्ल SO3Na या SO3K आएगा, सल्फोनेट लवण होते हैं। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, या अमोनियम लवण भी हो सकते हैं। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके अविलेय अवक्षेप का निर्माण नहीं करते हैं, ये बात भी सही है। ये अविलेय अवक्षेप कहलाता है स्कम, और स्कम साबुन बनाता है, डिटर्जेंट नहीं बनाता। इसलिए डिटर्जेंट कठोर जल में भी यानी हार्ड वाटर में भी अच्छे से कपड़े साफ कर देगा, साबुन हार्ड वाटर में कपड़े साफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक अघुलनशील अवक्षेप, अविलेय अवक्षेप का निर्माण कर लेती है, इसको स्कम कहते हैं, जबकि डिटर्जेंट नहीं कर पाते। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया। अगला स्टेटमेंट है कि अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, इसलिए मृदु जल में भी समान रूप से उपयोगी है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो ये तो पता ही होगा आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट वो इन्वेंटेड पेनिसिलिन, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जो एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधि है। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामोल टेबलेट आप सब जानते हो, प्रतिजवरकारी है कि पीड़ाहारी है कि प्रतिजैविक है कि ए और बी दोनों, यानी प्रतिजवरकारी भी है और पीड़ाहारी भी है। तो सही उत्तर है डी, पीड़ाहारी भी है, यानी पेन को रिमूव करती है, दर्दनाशक, और प्रतिजवरकारी फीवर खत्म करने वाली भी है। तो पैरासीटामोल का उपयोग फीवर और पेन के लिए किया जाता है, तो प्रतिजवरकारी और पीड़ाहारी दोनों सही है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो बुक का प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 3.3, 1.4, 1.12 या 2.41? तो सही उत्तर है डी, 2.41 हीरे का अपवर्तनांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, 2.41 है। अपवर्तनांक क्या होता है इसको समझो। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि अपवर्तनांक का प्रतीक होता है एन, अपवर्तनांक बराबर किसी माध्यम में यानी मीडियम में, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग बटा निर्वात में प्रकाश का वेग, ये इसका सूत्र होता है। यानी अपवर्तनांक का मतलब यह है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो, कि प्रकाश की किरण जब किसी निर्वात से या वायु में से, निर्वात और वायु में लगभग बराबर इसकी स्पीड होती है, प्रकाश की स्पीड जो लाइट की स्पीड जो एयर में होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। अगर किलोमीटर में लेवे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो किसी माध्यम में इस गति से कितना गुना प्रकाश की गति कम हो जाएगी, वो उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यानी प्रकाश की किरण जब निर्वात से हीरे में प्रवेश करेगी तो हीरे में उसकी गति निर्वात की बजाय 2.41 गुना कम हो जाएगी, ये अपवर्तनांक का मतलब है। तो 2.41 याद रखना हीरे का अपवर्तनांक। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? CHO है कि CO है कि NH2 है कि COOH है? तो सही उत्तर है बी, COOH। ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH है। CHO ये किसका है? एल्डिहाइड का है, प्रतीक L लगता है, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल। CO किसका है? तो CO कीटोन का होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जुड़ता है बीच में, कीटोन। ऑन प्रत्यय लगता है, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। NH2 एमाइड कहलाता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओइक एसिड जुड़ता है, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। एल्केन की तुलना में एल्कीन होती है अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, बराबर क्रियाशील या सभी? एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, और एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध डबल बॉन्ड होता है। तो इनमें से एल्कीन और एल्काइन एल्केन की बजाय अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये अभिक्रिया अधिक करेगा, ये अभिक्रिया करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो ये आराम से संयोजन अभिक्रिया कर लेगा हाइड्रोजन के साथ में, जिसको हम वनस्पति तेलों से घी बनाने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस डबल बॉन्ड की जगह एक एक हाइड्रोजन लग जाएगी, ठीक है। तो अधिक अभिक्रियाशील होता है एल्कीन एल्केन की बजाय।
अगला प्रश्न, वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है साबुन और ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी चीनी, सी ग्लूकोज या डी पेक्टोज। क्या प्राप्त होता है? तो सही उत्तर है साबुन और ग्लिसरॉल। ये साबुन बनाने की अभिक्रिया है। वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जैसे ये वनस्पति तेल या वसा कोई भी है, पामिक एस्टेरिक अम्ल या कुछ इस तरह से, जैसे एक सूत्र आपको बताता हूँ, C17H35 एस्टेरिक अम्ल वाला है, C17H35 OCO C2H5। इस तरह के 3 इकाई आपस में जुड़ी रहेगी। इसके अभिक्रिया जब NaOH के साथ में होगी तो सोडियम लवण बनेगा यहाँ से, और ये C2H5OH अलग हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल और साबुन बनते हैं इस क्रियाविधि में, इस अभिक्रिया में। साबुनीकरण है ये। निकिल एक प्रकार का तत्व है जो कार्य करता है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का, प्रतिफल का, अभिकारक का या सभी का। तो सही उत्तर है उत्प्रेरक का। जो हाइड्रोजनीकरण वाली अभिक्रिया है जिसमें वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण होता है, उसमें निकिल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो निकिल यहाँ पर मुख्यतः उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। बढ़ाने वाले धनात्मक उत्प्रेरक, घटाने वाले ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, और ये अभिक्रिया के अंत में वापस उत्पाद के साथ में मिल जाते हैं। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते स्वयं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध है? तो नाइट्रोजन का अणु जो होता है वो नाइट्रोजन के 2 परमाणु से बनता है। नाइट्रोजन की परमाणविकता 2 होती है, हम N2 लिखते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में कितने सहसंयोजक बंध है? 1, 2 या 3? तो सही उत्तर है 3 सहसंयोजक बंध, सी। कैसे इसको समझते हैं? देखो, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन नंबर 7 पे होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, के कक्ष पूरा भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बाहर वाला जो कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उतने दूसरे के साथ में साझा करेगा। तो जब हाइड्रोजन के साथ में जाएगा तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी इसको। और अब ये नाइट्रोजन के साथ में जा रहा है, अणु बना रहा है, 2 नाइट्रोजन के परमाणु एक साथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन इनको शेयर करने की जरूरत पड़ेगी? तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत पड़ेगी, साझा करने की जरूरत पड़ेगी। किस तरह से पड़ेगी तो उसको समझते हैं। देखो, तो देखो, ये नाइट्रोजन का एक परमाणु है और ये नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु है। अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें यहाँ दर्शाने हैं। तो बाह्यतम कक्ष में अभी हमने देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, ये नाइट्रोजन भी है। अब ये क्या करेंगे कि इस तरह से अपने 3 इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेंगे। ये तीनों इलेक्ट्रॉन साझित हो जाएंगे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन साझित हो जाएंगे। तो अब देखो, साझा करेंगे जब, अणु बनाएंगे तो किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी? तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, ये इधर वाले नाइट्रोजन के आगे, और यहीं पर 3 इलेक्ट्रॉन, मान लो मैं ऐसे बिंदु से दिखा देता हूँ, 1, 2 और 3, ये इधर वाले नाइट्रोजन से आ गए। इस नाइट्रोजन के 3 आ गए तो 2 इसके पास यहाँ रहेंगे, 5 हो गए। इसके पास 3 यहाँ आ गए तो 2 यहाँ रहेंगे, 5 होते हैं बाह्यतम कक्ष में। लेकिन अब इसके बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी है, इस नाइट्रोजन के भी है, और इस वाले के पास इस नाइट्रोजन के भी है। तो आप यहाँ देखो, ये बाह्यतम कक्ष, इसके बाह्यतम कक्ष को अगर हम देखें तो इसमें 3 तो इधर वाले नाइट्रोजन के और 3 इसके खुद के, 6 और 2 अंदर वाले, 8 हो गया अष्टक पूरा। इसका भी अष्टक पूरा है क्योंकि 2 तो इसके पास अंदर है और 6 यहाँ पर इन्होंने जो शेयर किए वहाँ पर है। 3 इसने शेयर किए, 3 इसने शेयर किए। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर होते हैं तो एक बंध बनता है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 4 जब शेयर होता है तो 2 बंध बनते हैं, 6 जब शेयर होंगे तो 3 बंध बनेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 6 इलेक्ट्रॉन साझा हुए तो कितने बंध बनेंगे? 3 बंध बनेंगे। तो नाइट्रोजन परमाणु के बीच में कितने सहसंयोजक बंध होते? 3। ऑप्शन सी ठीक है। अगला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा है वो पता करना है हमको। CH3COOH, देखो COH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और 2 कार्बन आ गए तो ये एथेन, तो एथेनोइक अम्ल हो गया ये। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। जो एकल शर्करा होती है उसका सूत्र यही होता है C6H12O6। 3 एकल शर्कराएं होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। CH3CHO ये एल्डिहाइड है और देखो 2 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? एथेनल। ये भी नहीं है, ये है सही उत्तर C12H22O11, C12H22O11, ये सुक्रोज है। और चीनी मुख्यतः सुक्रोज होती है जो डाइसैकेराइड होती है, द्विव शर्करा होती है, जिसमें ऐसी ये जो एकल इकाइयाँ होती है ना, ये एकल इकाई है ग्लूकोज की, ऐसी 2 इकाइयाँ जब आपस में होती है
सुक्रोज में, तो ये सुक्रोज है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो गया चीनी का सूत्र है C12H22O11, डाइसैकेराइड है, सुगर इज डाइसैकेराइड। तो ये तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना। और बेल आइकन प्रेस करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बने रहिए इस चैनल पर मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अमेजिंग वीडियो नेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ। तब तक जय हिंद।